हेलो नमस्कार, मैं अमित अजमेरा और मैं वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित अजमेरा ऑफिशियल पर। आज अपन करेंगे सेल थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसको अपन ने नाम दिया है समंदर सीरीज। जो भी ये लेक्चर देख रहा है वो यदि शुरू में ही चला जाएगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री में 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन अपन करने वाले हैं और टॉपिक वाइज करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। जो भी टॉपिक आएगा उसके डीपली क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे टीचर लास्ट में करवाते हैं, जो कि अभी करने चाहिए अपने को। लास्ट में इसकी डबल एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अपन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, और मैं क्वेश्चन बताऊंगा। यदि आपको क्वेश्चन आता है तो कर लीजिए, और मेरे आंसर बताने के बाद उसको वापस आंसर मिला लीजिए, सही है या गलत। और लास्ट में आपके जितने क्वेश्चन सही हो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही गए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आपके टेस्ट हो और नीट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरी यह मानना है कि इस बार नीट में इस 50 से ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज में लगभग 60-70 क्वेश्चन इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु डिस्कवर्ड सेल? कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। कॉर्क के स्लाइड के अंदर पादप की छाल ली थी, उसमें कोशिका को देखा था। और स्लाइडन और स्वान इन दोनों ने तो मिलकर संयुक्त रूप से कोशिका थ्योरी दी थी, और विर्चो ने उस कोशिका थ्योरी को आधुनिक रूप दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय? सिद्धांत कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो तो बताओ, और अब मैं बताता हूँ इसका आंसर कि क्या होगा। तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन आए थे 1838 में, 1838 में, और स्वान आए थे 1839 में। इन्होंने किया था प्लांट पर और इन्होंने किया था एनिमल पर अध्ययन। और विर्चो ने तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण करके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? तो इस लाइन को दिया था विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अपन इन क्वेश्चनों को उस हिसाब से करेंगे जो अपन नेट में स्पीड रखते हैं, उसी स्पीड से करेंगे, क्योंकि अभी से अपन इनको करेंगे इस स्पीड से, तो लास्ट में जाकर अपनी स्पीड यही रहे और नेट में कम नहीं हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नाभिक की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो आप दे सकते हो इसका आंसर, आता हो तो, और मैं देता हूँ अभी। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की खोज। कब की थी? 1835 में। नाभिक की खोज की थी 1835 में, और सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय? प्रोटोप्लाज्म टर्म अर्थात प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म होता है, और उस शब्द को दिया था पुरकिंजे ने। अपन ने आखिर सेल चैप्टर पूरा पढ़ लिया, तो अपन को ये सब क्वेश्चन आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच साइंटिस्ट इज नॉन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी? साइटोलॉजी का जनक
किसे कहा जाता है, अर्थात साइटोलॉजी का पिता। साइटोलॉजी कहते हैं सेल के अध्ययन को। तो सबसे पहले सेल का अध्ययन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। तो सेल का जनक भी रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय। मॉडिफाइड किसने की थी सेल थ्योरी को, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा था, ओमनी सेलुला इज सेलुला, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ये कोशिका सिद्धांत में जोड़ा था और उसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत में कौन सा कथन शामिल नहीं है। तो अपने को पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और लास्ट में अपन यहाँ तक पढ़ेंगे कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत में कौन सा कथन शामिल है। तो अगर अपन लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे तो अपने को ये पढ़ने में आ जाएगा शामिल है, लेकिन यहाँ पूछा है नहीं है। तो ए ऑप्शन देखते हैं कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, तो ये कोशिका सिद्धांत में था। बी कहता है कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये भी सही है। सी कहता है सेल कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। कोशिका निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न नहीं होती कोशिका निर्जीव पदार्थों से। कोशिका में निर्जीव पदार्थ होते हैं, ग्लाइकोजन सेलुलोज वगैरह होते हैं, लेकिन ये निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न नहीं होती, यह पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि इस क्वेश्चन के अनुसार नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका अपन ने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर साइज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कहता है सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी जंतु कोशिका अपन ने पढ़ी थी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, जो कि 15 सेंटीमीटर का था, अपन ने पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कौन सी है, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, जो अपने ब्रेन से लेकर अपने लेग अर्थात पैरों तक होती है। नर्व सेल जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो ये पूछ रहा है कि माइकोप्लाज्मा का आकार लगभग कितना होता है। तो अपन ने भी पढ़ा था 0.1 माइक्रोमीटर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइज। यूकैरियोटिक सेल साइज कितनी होती है। तो यूकैरियोटिक की सेल साइज अपन पढ़ते हैं 1 से 100 माइक्रोमीटर। तो 1 से 100 के बीच में जो भी हो आंसर उसे दे दो, क्योंकि 100 से बड़ी तो होती नहीं है सेल, और 100 से बड़ी नहीं होती, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और 1 से 2 माइक्रोमीटर, 1 से 2 माइक्रोमीटर तो ये भी गलत ही है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ी होती है। तो इसकी साइज ही स्टार्ट 10 से 20 माइक्रोमीटर से होती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आपके क्वेश्चन भी सही जा रहे होंगे। यदि सही नहीं जा रहे तो आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिए गए हैं। यदि आप एनसीईआरटी को पूरी तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ भी लेंगे तो भी ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, और ऐसे ही एनसीईआरटी की लाइनों से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं नेट के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सेल इज टर्म एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये किसने कहा था। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्लाइडन और स्वान।
क्योंकि स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और उसी में इसने कहा था कि जीवन की सर्वनाश क्रियात्मक इकाई कोशिका है, क्योंकि कोई भी जीव कोशिका और कोशिका उत्पादों से मिलकर बना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीवित कोशिका की सबसे पहले किसने देखा था। तो जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? यदि आपको इसका आंसर पता हो तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर होगा ल्यूवन हॉक ने देखा था सबसे पहले जीवित कोशिका को। रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका को देखा था प्लांट के कोक अर्थात छाल के अंदर। और रॉबर्ट ब्राउन, इसने न्यूक्लियस की खोज की थी और इसने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आरबीसीज ऑफ ह्यूमन बॉडी आर, मानव शरीर की आरबीसी कैसी होती है। तो वो न्यूक्लिएटेड अनाभिकीय होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की आरबीसी परिपक्व आरबीसी में नाभिक नहीं होता, उसका न्यूक्लियस नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ऑर्गेनिज्म। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है। तो सेल वॉल किसके अंदर अनुपस्थित होती है। तो प्लांट के अंदर होती है, फंजाई के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है और एनिमल में नहीं होती। तो इनके ये आंसर गलत हो जाएंगे और ऑप्शन होगा बी, इसके अंदर सेल वॉल उपस्थित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है। तो कोशिका का आकार उसके कार्य पर भी निर्भर करता है और स्थान पर भी निर्भर करता है कि वो कहाँ पर लोकेटेड है और उसका कार्य क्या है। इन दोनों पर ही उसका आकार निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु कॉइन्ड द टर्म सेल। सेल शब्द किसने दिया था। तो सेल शब्द सबसे पहले किसने दिया था। रॉबर्ट हुक ने। इसने प्लांट के कॉर्क में हेक्सागोनल चैम्बर को देखा, उसे लैटिन में सेलुला कहा जाता था और फिर बाद में उसका नाम सेल पड़ा। तो रॉबर्ट हुक ने उसको सेल शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का लक्षण नहीं है। तो वही पीछे वाला क्वेश्चन आ गया जो अपन ने पहले करा था कि कोशिका निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अपन ने इस सेल चैप्टर का इंट्रो और सेल की साइज शेप आकार पर क्वेश्चन कर लिए उनके शुरू के एनसीईआरटी के पेज के आधार पर। अब चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल पर। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी यहाँ तक आया है तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि उसका नीट में जो भी सेल चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि अपन उनके मेन इन लाइनों के जो भी क्वेश्चन आते हैं मेन उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहे हैं। ये नहीं कि फालतू ही अलग से क्वेश्चन बना दे, हर लाइन से हर क्वेश्चन लिख दे। अपन वही क्वेश्चन लिखेंगे जो नीट में आते हैं। तो अपन अब करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल टॉपिक के क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका की खोज किसने की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका को किसने देखा था। एंटोन वॉन लीवरनोक ने। क्योंकि अब आप बोलोगे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने प्लांट में देखा था और प्लांट क्या है यूकैरियोटिक कोशिका। और एंटोन वॉन लीवरनोक ने क्या देखा था गंदे पानी में एक कोशिकीय जीवों को। और एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसने गंदे पानी में बैक्टीरिया प्रोटोजोआ को देखा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एंटोन वॉन लीवरनहोक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो कि आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि प्रोकैरियोटिक सेल चैप्टर सेल टॉपिक उठाया और क्वेश्चन दिया और उसके सभी आंसर प्रोकैरियोटिक सेल निकल रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के टॉपिक के अंदर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट ए सेल वॉल।
सबसे छोटी जीवित कोशिका और कोशिका भित्ति नहीं होती। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती और सबसे छोटी कोशिका भी यही है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के फर्स्ट पैराग्राफ का ही क्वेश्चन उठाया गया है और ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन दिया जाएगा कि सबसे छोटी जीवित कोशिका। फिर यहाँ तक तो अपने को पता है कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका, लेकिन इसके आगे क्वेश्चन दे दिए कि जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। अब अपने को पता होगा कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती, तो अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। नहीं तो अपन वायरस भी दे सकते हैं, लेकिन यह तो सेल थ्योरी का पालन ही नहीं करता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो भी ये लेक्चर देख रहा है उनके एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल नगण्य कर दूंगा मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम? तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का आकार या फिर उसका प्रकार कैसा होता है? तो सबको पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 टाइप का। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 2 उप इकाइयों से बना होता है, 50S और 30S। 30S क्या करता है? mRNA का बाइंडिंग और 50S पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति अपन ने पढ़ा था कि पेप्टिडोग्लाइकन को ही सेल वॉल कहते हैं, जो कि केवल बैक्टीरिया में कहते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन कोशिका भित्ति है। तो इस घटक से बनी होती है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। अब पेप्टिडोग्लाइकन की जगह म्यूरेनिक एसिड भी आ जाए तो वो भी आंसर सही होगा। और इसके सभी ऑप्शन को देखेंगे तो अपन सेल्यूलोज तो प्लांट की कोशिका, काइटिन फंजाई की, और प्लांट का ही एक घटक है पेक्टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कहता है कि बैक्टीरिया में मेसोसोम क्या होता है? तो अपन ने पढ़ा था कि मेसोसोम प्लाज्मा झिल्ली की अंतर्वलन से मिलकर बना होता है, जो कि उसके सरफेस एरिया को, स्त्रवण की क्षमता को और रेस्पायरेशन को बढ़ाता है। उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन करता है। तो अब देखते हैं कि इनमें ऑप्शन क्या क्या है और कौन सा सही है। तो इसमें कहता है आरक्षित भोजन पदार्थ। तो इसमें आरक्षित भोजन पदार्थ नहीं होते, वो तो इंक्लूजन बॉडी होती है बैक्टीरिया के अंदर। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, रसदानी के अंदर आरक्षित पदार्थ भरे होते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मा झिल्ली की अंदर की ओर मुड़न। तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही कि इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग ही तो होता है मेसोसोम। अब अपने को ये करना है कि जो भी क्वेश्चन में जैसे मेसोसोम दे दिया तो अपने दिमाग में मेसोसोम की सभी लाइनें आ जानी चाहिए, जिससे कि अपने को सारे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, अपन सीधा उसी पे चले जाएं। वरना अपन सभी ऐसे ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो अपना दिमाग इतना घूम जाएगा कि अपन गलत ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। जिसलिए अपने जो भी शब्द आए, जो भी ऑर्गन आए, उसके बारे में सभी डिटेल अपने दिमाग में चल जानी चाहिए कि इसमें ये होता है, इसका ये कार्य होता है। तो अपन सीधा ही ऑप्शन पे टिक करेंगे, वरना फिर अपन 2 ऑप्शनों में अटक जाएंगे, 2 कट भी जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कंटेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? तो अपन ने पढ़ा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अभिरंजित नहीं होता, इसकी आउटर मोस्ट सेल थिन होती है, स्लाइम लेयर की बनी होती है, और इसका मुख्य घटक होता है लिपोपॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया में गुणसूत्र से बाहर स्थित वर्ताकार डीएनए। तो ये कह रहा है गुणसूत्र से बाहर स्थित यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्लाज्मिड या प्लाज है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। तो बैक्टीरिया के संयुग्मन को कौन नियंत्रित करता है? तो अपन ने पढ़ा था कि कॉन्जुगेशन में पिलाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
पिलाई दो बैक्टीरिया के बीच में आकर, जैसे इधर वाले बैक्टीरिया की पिलाई और इधर वाले बैक्टीरिया की पिलाई दोनों एक रास्ते का काम करती है, जो कि प्लाज्मिड को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजने का काम में आती है। इसी को संयुग्मन कहते हैं बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पॉलीसोम क्या है। तो पॉलीसोम क्या करता है, व्हाट इज पॉलीसोम। अब जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो आंसर दे। और अपन ने इसको पढ़ा था राइबोसोम टॉपिक के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम टॉपिक के अंदर, जो कि फर्स्ट या सेकेंड लाइन ही है। आम आरएनए पर जब बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उसे पॉलीसोम कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोटिक आर। प्रोकैरियोटिक में इंक्लूजन बॉडी कैसी होती है। तो उसी जिस पैराग्राफ में अपन राइबोसोम पढ़े थे उसके नीचे वाले पैराग्राफ में इंक्लूजन बॉडी कहा गया था। तो वो क्या थे, नॉन मेम्ब्रेनस बिना झिल्ली के होते हैं इंक्लूजन बॉडी, जिसके अंदर स्टोरेज पदार्थ भरे होते हैं, जैसे फॉस्फेट, ग्लाइकोजन, इस प्रकार की स्टोरेज भरी होती है फूड के रूप में, जो कि उसको पोषक पदार्थ देते हैं। तो अपना प्रोकैरियोटिक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब करेंगे यूकैरियोटिक सेल, इसके जनरल क्वेश्चन। अब जिसको भी पसंद आए ये क्वेश्चन वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अपन ऐसे ही सभी बायो के टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाएंगे। और फ्री में, ये सब फ्री क्वेश्चन है जो सब लास्ट में कराते हैं, लेकिन अपन पहले से ही तैयार होकर चलेंगे, जिससे कि नीट तक जाने में अपन सब याद कर ले और अपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइज रेंज इज। तो ये पूछ रहा है सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर, जो अपन ने पढ़ा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मानव शरीर की, वो है ओवम, अंडाणु। तो सबसे बड़ी कोशिका कोई। अब कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। तो सबसे छोटी कोशिका 2 होती है, आरबीसी इन डायामीटर। डायामीटर में देखें तो आरबीसी और वॉल्यूम में देखें तो शुक्राणु। अब यहाँ पर शुक्राणु तो दे नहीं रखा, यदि ऑप्शन में शुक्राणु हो, स्पर्म हो, तो उसी को टिक करना है सबसे छोटी कोशिका में। यदि स्पर्म ऑप्शन में नहीं हो तो उसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी। ये डायामीटर में सबसे छोटी कोशिका है ह्यूमन बॉडी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, पुरकिंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो कोशिका का पावर हाउस कौन होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी जनरेट करता है एटीएस चक्कर से, जिससे पूरी कोशिका को एनर्जी मिलती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करते हैं। जब
इसकी उम्र इसकी लाइफ पूरी हो जाती है तो ये अपने एंजाइम को साथ लेकर बाहर फोड़ देती है, ब्लास्ट कर देती है, जिससे पूरी कोशिका भी नष्ट हो जाती है। जिससे और ये जब प्रतिजन आते हैं, जब एंटीजन अपने बॉडी में एंट्री करते हैं, तब भी एंटीजनों को मारने के लिए अपना बलिदान दे देती है। ये अपनी कोशिका को नष्ट कर लेती है, जिससे कि दूसरी कोशिका उस एंटीजन से प्रभावित नहीं हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, अर्धस्वायत्त अंग कौन से होते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि अर्धस्वायत्त अंग दो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब ये अर्धस्वायत्त अंग क्यों का होते हैं, क्योंकि इनमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिससे ये खुद के प्रोटीन और एंजाइम बना सकते हैं, इसलिए अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं। अर्धस्वायत्त अंग का मतलब है अपना आधा जीवन खुद ही जी लेते हैं, इसको न्यूक्लियस दूसरी सेल की जरूरत नहीं होती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को अर्धस्वायत्त क्यों कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें वर्ताकार डीएनए, प्लाज्मिड और 70 प्रकार के राइबोसोम खुद के ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब अपना यूकैरियोटिक कोशिका के जनरल क्वेश्चन, जिससे कि यूकैरियोटिक कोशिका से जो क्वेश्चन जनरली आते हैं वो हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन पर चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों की सेल मेम्ब्रेन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये लड़का बता रहा है कि अपन जब हार्ड वर्क करेंगे तब ही हमारे लक्ष्य तक पहुँचेंगे। अपना लक्ष्य बहुत ही दूर है, क्योंकि एग्ज़ाम मई में है और अपन अभी से मेहनत करेंगे और लंबे समय तक मेहनत करेंगे तभी अपने को सफलता मिलने के आसार है। क्योंकि यदि लास्ट में मेहनत करी, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि अपने साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव साथ में तैयारी कर रहे हैं और वो शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। तो ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने कहा था कि सेल एक गुलाब जामुन के बर्तन की तरह है, जिसमें गुलाब जामुन तो उस चाशनी में तैरते रहते हैं और उसकी जो चाशनी होती है वो इकट्ठी रहती है। तो इसने चाशनी को साइटोप्लाज्म कहा था और गुलाब जामुन को सेल मेम्ब्रेन से कंपेयर किया था। इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच प्रोसेस रिक्वायर एटीपी, एटीपी के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, कौन सी प्रक्रिया एटीपी पर आधारित है, या फिर कौन सी प्रक्रिया में एटीपी की आवश्यकता होती है। तो अपने को पता है कि विसरण हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ अपने आप होता है। परासरण के अंदर भी विसरण की तरह ही है, लेकिन इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अंदर से होता है। और सक्रिय परिवहन, इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। ये दोनों तो है इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय परिवहन, लेकिन सक्रिय परिवहन में एटीपी की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एंडोसाइटोसिस इज एब्सेंट इन, एंडोसाइटोसिस किसमें अनुपस्थित होता है। तो ये प्लांट सेल में अनुपस्थित होता है एंडोसाइटोसिस, क्योंकि प्लांट के अंदर ज़्यादातर भाग वैक्यूल ही, 90% भाग तो वैक्यूल ही घेर लेती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन, प्लाज्मा झिल्ली के ग्लाइकोप्रोटीन किसमें सहायक होते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, जो चीज़ जो न्यूट्रिएंट्स जो सेल के लिए आवश्यक है, यदि सेल मेम्ब्रेन से नहीं आने दिए जाए, जब लिपिड द्वारा उनको परिवहित नहीं किया जाए, तो ग्लाइकोप्रोटीन काम में आते।
ग्लाइकोप्रोटीन उसके ट्रांसपोर्ट में सहायक होते हैं। आनुवंशिक सूचना जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है, डीएनए के अंदर। श्वसन ये माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है, और प्रोटीन संश्लेषण ये राइबोसोम का काम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपन देखते हैं, अब न्यूक्लियस टॉपिक पर करेंगे क्वेश्चन। यदि अपने को करना है काम, यदि अपने को सही निशाना लगाना है नेट पे, तो अभी से ही मेहनत करना शुरू करनी होगी। अब जो यहाँ तक आया है वो अवश्य ही ऐसे ही चैप्टर का इसी प्रकार एक एक करके लास्ट तक जाएगा, क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा है, बहुत छोटा नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियर एनवलप इज, नाभिकीय आवरण कैसा होता है। तो अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल के नीचे, प्रोकैरियोटिक टॉपिक के नीचे वाला टॉपिक था नाभिकीय आवरण, वो था सेल आवरण, यह है नाभिकीय आवरण। तो नाभिकीय आवरण कैसा होता है, द्विझिल्ली डबल मेम्ब्रेनस होता है न्यूक्लियर एनवलप। केवल छिद्र युक्त झिल्ली, तो ये गलत है, क्योंकि छिद्र युक्त तो होता है लेकिन वो डबल मेम्ब्रेन भी होता है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियर पोर अर्थात नाभिकीय छिद्र किसका आवागमन कराते हैं। तो वो आरएनए और प्रोटीन का आवागमन कराते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि न्यूक्लियस से आम आरएनए बाहर की ओर आते हैं और प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस के लिए आवश्यक होते हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। तो केवल एंजाइम नहीं, डीएनए नहीं, केवल राइबोसोम नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिस्टोन आर रिच इन, हिस्टोन प्रोटीन किस अमीनो अम्ल से प्रचुर होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन होता है जो डीएनए को बांधे रखता है। तो हिस्टोन प्रोटीन होता है क्षारीय, जो अमीनो अम्ल क्षारीय होंगे उसी से प्रचुर होगा। तो आर्जिनिन और लाइसिन, इसका ऑप्शन हो जाएंगे ए। तो हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन होता है, जो कि क्षारीय अमीनो एसिड है। अपन इसको बायोमोलिकुलर चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका इज द साइट ऑफ सिंथेसिस। तो किसका संश्लेषण करती है। तो अपन ने पढ़ा था कि केंद्र के अंदर केंद्रिका होती है जो कि राइबोसोम का संश्लेषण करती है। और राइबोसोम क्या होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन। तो न्यूक्लियोलस किसका संश्लेषण का स्थल है, आरएनए का, इसलिए इसको राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं, केंद्रिका को। फिर कहता है कि हेटेरोक्रोमेटिन कैसा होता है। तो हेटेरोक्रोमेटिन, अब क्रोमेटिन यानी कि डीएनए दो प्रकार के होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस्ड पैकेज होता है, अर्थात बहुत ही कंडेंस्ड होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं किया जा सकता। और यूक्रोमेटिन होता है जो कि लूजली कंडेंस्ड होता है, जिसका ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, उससे ही एमआरएनए बनता है और उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हेटेरोक्रोमेटिन होता है इनएक्टिव फॉर्म में ट्रांसक्रिप्शन की दृष्टि से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अब टॉपिक आएगा अपना माइटोकॉन्ड्रिया। यदि ऐसे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया वाले टॉपिक के क्वेश्चनों पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। अब अपन जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी का निर्माण होता है। जो सेल एटीपी का निर्माण करती है, जिस सेल में एटीपी का निर्माण आवश्यक नहीं है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होगा। जैसे पेशी कोशिका। अब पेशी कोशिका अपने को गति प्रदान कराने के मसल जो अपने को
हर काम करने में मदद करते हैं, तो उनको एटीपी की आवश्यकता होगी ही होगी। लीवर सेल ये डिटॉक्सिफिकेशन और अपने यूरिया निर्माण में इनमें काम करता है, तो इसको भी एटीपी की आवश्यकता होगी। पादप कोशिका प्लांट सेल इसको भी परिवहन के लिए एटीपी की आवश्यकता होगी, और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लाल रक्त कणिका, जो कि है आरबीसी, जो ब्लड के थ्रू, ब्लड में आरबीसी एक कणिका के थ्रू काम करती है, जो कि रक्त इसको ले जाने का काम करता है, और हीमोग्लोबिन जो कि ऑटो का परिवहन करती है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आरबीसी में न तो न्यूक्लियस होता है न माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ईटीएस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। तो ईटीएस चक्र कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे, क्रिस्टी में, और क्रिस्टी क्या है, आंतरिक झिल्ली। तो क्रिस्टी आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित होता है, तो ईटीएस के एंजाइम आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए कैसा होता है, वर्ताकार और द्विसंरचलित। प्लाज्मिड कैसा होता है, वर्ताकार और द्विसंरचलित, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टे किसे बढ़ाते हैं। तो क्रिस्टे एक फोल्डिंग की तरह काम करते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेसोसोम। तो मेसोसोम करता है कि सेल के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, और यहाँ पर क्रिस्टे किसका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, ईटीएस चक्कर के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपना टॉपिक आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःपरद्रव्य जालिका। तो अपन यहाँ तक आए, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक आए उन्होंने बहुत ही हार्डवर्क किया है, और थोड़ा और हार्डवर्क कर लेंगे यदि वो मई तक इसी प्रकार, तो उनके लिए नीट बहुत आसान हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि SER का कार्य क्या है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, और राइबोसोम करते हैं प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण तो नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लिपिड का संश्लेषण और डिटॉक्सिफिकेशन। तो SER का कार्य क्या क्या होता है, लिपिड संश्लेषण करती है और डिटॉक्सिफिकेशन करती है सेल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक कहता है कि RER का कार्य क्या है। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ मतलब इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो राइबोसोम पाए जाएंगे तो ये क्या करेगी, प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लाइसोसोम किससे बनते हैं। तो लाइसोसोम किससे बनेंगे, लाइसोसोम बनते हैं गोल्जी तंत्र से। अपन ने जब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी थी, तब अपन ने पढ़ा था कि ये शेष भाग है, और गोल्जी बॉडी का ये लास्ट वाला ट्रांस भाग है। जब ट्रांस भाग से ऐसे पैकेजिंग निकलती है, तो वो कभी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, और वो अपने सुनिश्चित स्थान तक चले जाते हैं। तो उन्हीं के साथ कभी कभी लाइसोसोम का निर्माण भी होता है। तो लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी तंत्र से। तो गोल्जी एपरेटस अब नया टॉपिक है, तो उस पर चलते हैं। गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन। गोल्जी तंत्र किसमें अनुपस्थित होता है। तो गोल्जी तंत्र एक झिल्ली युक्त ऑर्गन है, तो ये किसमें अनुपस्थित होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है यहाँ पर, बैक्टीरिया। तो गोल्जी तंत्र किसमें अनुपस्थित होता है, बैक्टीरिया के अंदर। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि डिक्टियोसोम क्या है। तो डिक्टियोसोम किसमें कहा जाता है, पादप कोशिका की गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है, जो कि एनसीईआरटी की प्योर लाइन है। यहाँ पर एनसीईआरटी की
अपन जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सीधे एनसीईआरटी से लिए गए हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं प्लास्टिक। अब देखोगे, अब आप बोलोगे कि गोल्जी एपरेटस से तो केवल 2 ही क्वेश्चन लिए और एक क्वेश्चन इसको मान लियो तो 3 ही क्वेश्चन लिए, क्योंकि गोल्जी एपरेटस से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन तीनों में से ही बार बार पूछे जाते हैं और ये 3 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि अपन लास्ट में करेंगे, लेकिन अभी वही क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद करेंगे, फिर लास्ट में अपन आगे बहुत ही इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो अब नया टॉपिक है प्लास्ट यानी कि लवक, उस पर चलते हैं। तो लवक क्या कहता है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्रोमोप्लास्ट कंटेन, क्रोमोप्लास्ट में क्या पाया जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट किससे कहते हैं, रंगहीन लवक, रंगीन लवक को। क्रोमो यानी साइंस के अंदर क्रोमो को मतलब रंग होता है। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, ज़ैंथोफिल और केरोटीन, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता तो क्लोरोफिल। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर होगा ज़ैंथोफिल और केरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डीएनए कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज इन प्लांट सेल आर, प्लांट सेल के अंदर डीएनए युक्त अंग कौन कौन से होते हैं। तो अपन प्लांट सेल के अंदर डीएनए कौन कौन रखता है, तो केवल नाभिक, ये तो गलत है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर, क्लोरोप्लास्ट में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये दोनों मत कर देना, क्योंकि 80 केवल यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन एवं सेल डिवीजन, कोशिका दंड व कोशिका विभाजन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सेल स्केलेटन। यदि यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ, सूक्ष्म नलिकाएं किससे बनी होती है। तो आपको आंसर बताओ तो बता सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबुलिन प्रोटीन की। तो अपन ने पढ़ा था कि जब सबसे पहले स्केलेटन का टॉपिक देखा था तो उसमें पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी संरचनाएं होती है जो कोशिका के आकार प्रकार को डिसाइड करती है। उसमें सूक्ष्म नलिकाएं किससे बनी होती है, तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यही इन्हीं लाइनों में से क्वेश्चन उठाया गया है, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है इस लेक्चर के अंदर। सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रियोल किस में अनुपस्थित होता है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है कि यूकैरियोटिक टॉपिक है, उसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि सेंट्रियोल प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिका में एब्सेंट होता है, और वैक्यूल उसी पैराग्राफ में यह भी लिखा है कि वैक्यूल प्लांट में प्रेजेंट होता है और जंतु कोशिका में या तो एब्सेंट होता है या छोटी मात्रा में, कम मात्रा में होता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्पिंडल तंतु किससे बने होते हैं। स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म बाय, तो स्पिंडल तंतु किससे बने होते हैं, तो बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से, सूक्ष्म नलिकाओं से स्पिंडल तंतु बने होते हैं। तो अपना यहाँ तक सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक वाइज अपन ने क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं मिससेलेनियस विविध, अर्थात जो भी इस पूरे सेल चैप्टर के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं,
वो क्वेश्चन करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। और ये मत समझना कि ये सेल चैप्टर के अलावा क्वेश्चन है, ये सेल चैप्टर के ही क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। और इसके ऑप्शन और भी देख लेते हैं, सेलुलोज प्लांट के लिए, और पेक्टिन वो सेलुलोज के साथ पेक्टिन का भी होता है, साथ में पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेरोक्सिसोम कंटेन्स विच एंजाइम, पेरोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो पेरोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है कैटालेज, जो कि यूकेरियोटिक कोशिका में सेल के पोषक पदार्थों को पचाने में सहायक होता है। ये अपन लास्ट वाले टॉपिक से लिया गया है, जिसका नाम था माइक्रोबॉडीज। जैसे इंक्लूजन बॉडी में, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है, उसी प्रकार यूकेरियोटिक कोशिका में पेरोक्सिसोम जैसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन पाए जाते हैं, जो कि उनके पोषक पदार्थों को और अपशिष्ट पदार्थों को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड, राइबोसोम को और क्या कहते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री अर्थात प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राइमरी सेल वॉल इन प्लांट्स इज मेड ऑफ, पादप की प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, कोशिका की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यदि ये जीवित कोशिका की खोज पूछता तो इसका आंसर हो जाता सी, एंटोइन वॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन ये केवल कोशिका की खोज पूछ रहा है, तो सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था सेल की, प्लांट सेल में। तो अपन ने इस लेक्चर में 50 क्वेश्चन तो यूकेरियोटिक कोशिका के और प्रोकैरियोटिक कोशिका के 20 क्वेश्चन, तो अपन 70 क्वेश्चन कर चुके केवल 48 यानी कि 50 मिनट में। और अपना ये चैप्टर सेल चैप्टर 100% अर्थात इसकी थ्योरी, इसके नोट्स और इसकी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके। तो ये सेल चैप्टर अपने तरह से कंप्लीट है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ये आपका मजबूत होता जाएगा चैप्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो में क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।